नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी पॉलिटी की है और पार्ट 9 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रिया को लिया गया है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और जितने भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को करने वाले हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इस भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रिया को लिया गया, तो वो कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में निम्न प्रावधान लिए गए हैं। कौन कौन से हैं, जैसे संघीय तंत्र हो गया, न्यायपालिका हो गई, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, लोक सेवा आयोग हो गए, प्रशासनिक विवरण हो गए, आपातकालीन उपबंध हो गए। ये जितने भी सारे प्रावधान हैं ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई है। तो ये किस धारा के द्वारा दोस्तों मान्यता दी गई है, तो 8(1) के द्वारा जो है इसे मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि पारू कमेटी का गठन कब किया गया था। तो इसका जो गठन है दोस्तों 29 अगस्त 1947 को किया गया था और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो हमसे गठन का पूछा है तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों जैसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। तो कब मनाते हैं दोस्तों, तो हम हर वर्ष जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कब मनाते हैं, तो 29 नवंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा के द्वारा हाथों से अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार यानी कि शिल्पी थे। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान को हाथ से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो वो था प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने दोनों ही भाषाओं में जो है संविधान को लिखा है। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए समय समय पर बैठक की। तो दोस्तों संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने संविधान के निर्माण के लिए कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगभग यानी कि 3 वर्ष का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। जो संविधान का प्रारूप था दोस्तों उस पर जो है 114 दिन की क्या हुई थी, बहस हुई थी। सभा की 11 बैठकें हुई थी। 11 क्या हुई थी, सभा की बैठकें हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने जो है संविधान को लिखने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी कि लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। इसके प्रारूप पर जो है 114 दिन तक बहस हुई थी और जो बैठकें हुई थी सभा की वो 11 बैठकें हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, स्वतंत्रता भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्रता भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे वो थे बलदेव सिंह। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो ये बने थे दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन।
तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो ये किया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता थे, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। प्रश्न नंबर 12 है, अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, शक्ति और कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी है। इसका गठन 101वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारे का विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा है ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रेरित है। तो इसका जो भाईचारे की जो भावना है वो फ्रांसीसी देश से ली गई है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रति वर्ष सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों जनरल के एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जिनके सेवानिवृत्ति दिवस यानी कि 14 जनवरी को सशस्त्र सेना सेवानिवृत्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो कौन थे पहले जनरल? तो दोस्तों जनरल के एम करियप्पा थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र का अर्थ है दोस्तों कि लोगों का शासन है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छता से चुनाव में किसी भी दल को मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लोगों की गरिमा को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य हर जगह है यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये करता है दोस्तों कल्याणकारी राज्य। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से कौन सा एक राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं? तो बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, मुद्रा का प्रबंधन करना, मनोरंजन की व्यवस्था करना और कर संग्रह करना। तो दोस्तों राज्य का जो अनिवार्य कार्य है वो क्या है कि बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, मुद्रा का प्रबंधन करना और कर का संग्रह करना। ये तीनों ही कार्य जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों मनोरंजन की व्यवस्था करना राज्य का ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मनोरंजन की व्यवस्था करना जो है राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों खंड पंचायत यानी कि ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन जो है उसके ही निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों 3 स्तर है, कौन कौन से हैं? एक तो ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत है, दूसरा है जिला पंचायत है और तीसरा है खंड पंचायत। तो दोस्तों पंचायत में ये सभी स्तर के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और खंड पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो इन तीनों के जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष और खंड पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इन्हीं में से ही चुना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समिति के सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है।
ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होना चाहिए। तो दोस्तों भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र से अभिप्राय है कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित प्रादेशिक क्षेत्र में है। तो दोस्तों 3 लाख से या उससे भी अधिक जनसंख्या यदि होगी तो वहाँ पर नगर पालिका वार्ड का गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो 2005 में जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर भी ये जो अधिनियम है लागू होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट सचिव ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी। तो ये अपनाई गई थी दोस्तों 2001 में। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। तो दोस्तों यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में अभी 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक तो है जानकी रामाचंद्रन और दूसरी है दोस्तों जयललिता। राजस्थान में दोस्तों एक महिला मुख्यमंत्री है बन चुकी हैं। वो कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये मुख्यमंत्री बन चुकी हैं राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली है सुचेता कृपलानी और दूसरी है दोस्तों मायावती। तो दोस्तों तमिलनाडु में भी 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जानकी रामाचंद्रन और जयललिता। राजस्थान में एक महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, वसुंधरा राजे सिंधिया है। और उत्तर प्रदेश में भी 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, एक तो है सुचेता कृपलानी और दूसरी है मायावती। लेकिन दोस्तों अभी तक महाराष्ट्र में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पे, किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। तो दोस्तों ये रेमसे मयूर ने कहा है। तो ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेमसे मयूर ने जो है कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्नों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसे मेरे जो दोस्त हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।